प्रश्न है आपका कि मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता में अंतर लिखिए। ये आपकी जो लेसन वाइज जो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट में जैसे प्रश्न दिए गए थे कि वस्तुनिष्ठ जो इस पार्ट में से आएगा, अति लघु उत्तरात्मक इस पार्ट में से इतने नंबर का पूछा जाएगा, ये निम्नात्मक इस पार्ट में इतने नंबर का पूछा जाएगा, तो उस प्रकार से डिवाइड करके मैंने पूरा बनाया है। तो इसको शुरू से लेकर जो है प्रथम से लेकर अंत तक इसको अवश्य देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप में क्या चेंजेस आए हैं, और आपने वीडियो देखते देखते इनमें से कितने प्रश्नों को हल कर दिया वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता में अंतर लिखिए। यानी मृदा उर्वरकता क्या होती है और उत्पादकता क्या होती है, ये दोनों लिखने और इनमें आपको अंतर स्पष्ट करते हुए इनकी परिभाषित करना है। इसी के साथ दूसरा है कि सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। यानी जो सस्य विज्ञान जो है, सस्य विज्ञान वो क्या होता है वो आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है ना, ऑर्गेनिक कृषि जो होती है उससे आप क्या समझते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उससे आप क्या समझते हैं वो बतानी है। यानी इस पार्ट में जो 1 नंबर का प्रश्न है यही बन रहा है भाई साहब, मैंने तो पूरी किताब छान मारी, इसके अलावा जो 1-1 नंबर के प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये इतना ही मिल रहे हैं, ज़्यादा इससे मिल नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ बताओ। तो एग्जामिनर भी यही प्रश्न देगा, दूसरा प्रश्न दे नहीं सकता, क्योंकि और है ही नहीं आपकी बुक में प्रश्न। उत्पादकता को परिभाषित कीजिए एवं इसका मापदंड भी लिखिए। उत्पादकता को क्या परिभाषित करना है और इसका मापदंड भी क्या होता है वो लिखना है। किन्हीं 2 परभक्षी कीटों के नाम लिखिए। जो परभक्षी कीट जो होते हैं वो आपको बता देना है क्या होता है, और किन्हीं 2 परभक्षी कीटों के नाम आपको जो है यहाँ पे लिख देने है ना। परभक्षी कीट क्या होते हैं ये आपको बता देना, साथ में बता देना 2 परभक्षी कीटों के नाम लिखने हैं। जो नेडेफ विधि जो होती है वर्मी कंपोस्ट निर्माण की नेडेफ विधि, उसको पढ़ के जाइएगा, और नेडेफ विधि में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा लिखने को लिए आपसे इससे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। सिंचाई को परिभाषित कीजिए। यानी सिंचाई क्या होती है, यह बताना है, और सिंचाई को परिभाषित करना है, मतलब सिंचाई क्या होती है बताना है, सिंचाई किस प्रकार से की जाती है वो भी लिख देना। अपृष्ठीय सिंचाई क्या है, वैसे तो होता तो इन दोनों को एक साथ में करके दे सकता था, लेकिन उस पार्ट में 1-1 नंबर के 2 प्रश्न थे। अब बताओ कहाँ से दूं मैं 1-1 नंबर के, जब 2 ही टॉपिक है उस पूरे पार्ट के अंदर 1-1 नंबर के छोटे छोटे, तो मैं 2 अलग अलग बना के कैसे दूं, है ना। अगर मान लो ये दोनों में एक में देता तो फिर दूसरा प्रश्न बनता ही नहीं। इसीलिए एग्जामिनर भी होगा ना वो ही इन दोनों प्रश्नों को ही देगा, क्योंकि इस पार्ट में 2 ही प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ही नहीं है 1-1 नंबर का, तो एग्जामिनर देगा कहाँ से। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है आपका कि खरपतवार फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। अब जो है ये 9वां प्रश्न है, आपको इस पार्ट में पूछ लिया जाए कि जो अवबोध जो है, अवबोध वाले सेक्शन के अंदर जो है 2 नंबर का प्रश्न दिया गया था, और अवबोध का मतलब ये होता है अंतर वाले प्रश्न जो होते हैं वो आपके पेपर में पूछे, और अंतर वाले हो गए या जो तुलना वाले प्रश्न होते हैं वो आपके जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट में भाई साहब ये खरपतवार जो है ये है, और तो कुछ है ही नहीं। तो क्या है, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण कीजिए, इसलिए मैंने देना पड़ा, नहीं तो मैं खरपतवार का नहीं दे रहा था, क्योंकि खरपतवार फिर सेट नहीं बैठता, ठीक है। आगे 10वां है, पूरा जो आपके सिलेबस जो है रिड्यूस जो है इस बार जो नहीं है सिलेबस में, उनके आधार पर ये दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है खरपतवारों के औषधि उपयोग की उदाहरण व्याख्या कीजिए। यानी जो खरपतवार है इनको औषधियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना, खरपतवार जो औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो औषधियों का उपयोग जो है उनकी उदाहरण व्याख्या करनी है। खरपतवार की परिभाषा भी आप साथ में याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। क्या प्रश्न कहता है कि मिश्रित फसलोत्पादन व सह मिश्रित खेती में अंतर लिखिए। यानी जो मिश्रित फसलोत्पादन होता है और सह मिश्रित खेती जो होती है उनमें जो है आपको जो है अंतर लिखना है। और मैंने कहा है अंतर वाले प्रश्न जो होते हैं इस प्रकार से करके आपको लिखने हैं। अंतर कितने लिखने हैं, सिर्फ 2 ही अंतर लिखने हैं, 2 के अलावा तीसरा अंतर आप मत लिखिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, नंबर तो आपको ज़्यादा मिलने वाला, क्योंकि नंबर तो आपको ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र से आप क्या समझते हैं उसको परिभाषित करना है, ठीक है। फसल चक्र क्या होता है उसको परिभाषित करना है। ज्वार की बीज दर लिखिए। इन ज्वार की बीज दर क्या होती है, यहाँ पे प्रश्न तो आपसे पूछा जाना था वस्तुनिष्ठ। कौन सा प्रश्न पूछा जाना था, वस्तुनिष्ठ, लेकिन वस्तुनिष्ठ यहाँ सेट बैठा नहीं है ना, तो इसलिए मैंने ज्वार की बीज दर वाला सूत्र दिया है। हो सकता है ज्वार की बीज दर वाला सूत्र प्रश्न देके आपसे कुछ एबीसीडी में कुछ पूछ लिया जाए।
ठीक है, ये मेरे चैनल का लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो है देख सकते हैं। वैसे मैं वीडियो बता रहा हूँ तो वीडियो में तो क्लिक होगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न क्या है कि गेहूं की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। यानी गेहूं की खेती का वर्णन करना आपको जलवायु के आधार पर, उन्नतशील किस्मों के आधार पर, बीज दर एवं बुआई के आधार पर, खाद एवं उर्वरक के आधार पर, इन पे जो किसका, गेहूं की खेती का। और गेहूं आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि गेहूं और कपास आपके हर बार जो पूछ जाते हैं दोनों में से एक आता है, लेकिन मैंने इस बार आपको दोनों दिए हैं ताकि दोनों आप याद कर लेना, पता नहीं कौन सा आ जाए। ठीक है, कपास की खेती का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। इन दोनों में से एक पूछा जाता है तो याद गेहूं और कपास में से, तो मैंने दोनों दिए, दोनों में से एक तो जरूर आएगा। वर्गीकरण, जलवायु, बीजोपचार यानी बीज का उपचार, बुआई व समय व विधि। ठीक है, कपास की खेती का, किसका, कपास की खेती का। वैसे कपास का समय भी आ रहा है तो हो सकता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे 15वां है, 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या है आपका कि निम्न में से आलू की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन, आलू की सुसुप्त अवस्था दूर करने के काम आने वाला रसायन कौन सा है। आप इनको घर पे जाके, घर पे तो हो ये भी, आप में स्कूल में नहीं हो तो आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक के अंदर इनको सर्च करोगे, इनका आंसर पता करोगे। लेकिन ये छोटा प्रश्न एबीसीडी वाला है तो मैं इनका आंसर आपको दे दूंगा, है ना। वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसका आंसर, चिंता मत कीजिए। आलू की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन, सुसुप्त अवस्था, इसको दूर करेंगे तो क्या करेगा, थायो यूरिया से ये जो है दूर हो सकती है। पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शन, यूरिया नहीं होगा, गलत है। थायो यूरिया देखते हैं, ये हो सकता है। एगेनोल गलत है भाई साहब, और एरिटोन भी गलत है, तो थायो यूरिया जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है। इस पाठ में से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक आएंगे। एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है, तो उस बच्चे को कहना चाहता हूँ वही 12th का ही है, जीव विज्ञान का मैंने जो पेपर दिया था आपको वस्तु इनके आधार पर, जो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो उसके नीचे आया था कि सर जी वस्तुनिष्ठ क्या होता है। भाई 12th में आ गया, अभी तक तेरे को नहीं पता वस्तुनिष्ठ क्या होते हैं, ऐसा नहीं होता ना। पाले से बचाव के लिए गंधक के घोल की सांद्रता होती है। गंधक क्या होता है भाई साहब, गंधक होता है सल्फर। क्या होता है, सल्फर होता है। देखिए अभी क्या बोया जाएगा, अभी भी बोया जाएगा अपने कॉटन बोया जाएगा, यानी नरमा भी बोया जाएगा, कपास बोया जाएगा। ठीक है, तो इनमें क्या है कि अपने जो ये पाला जो आ रहा है, सर्दी जो आ रही है, तो इनके लिए क्या है कि सल्फर बेचा जाता है। सल्फर जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं ना, 15 किलो की बाल्टी आती है ना, 15 किलो की बाल्टी आती है, या 3-3 किलो की पैकिंग आती है, या 3-3 किलो की पैकिंग आती है। एक बात है आप ध्यान रखिएगा, सल्फर जो होता है ना, ये तो यहाँ बताने का विषय नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि बड़ी कक्षा में हम बताते हैं। बड़ी कक्षा में तो 12th के बाद भी क्लासेज होती है, तो उसमें कहते हैं कि हम सल्फर जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है 80% और एक होती है 90% सल्फर होती है। अगर मान लीजिए इन दोनों में से अधिक कारगर सल्फर की बात करें कि यानी इन दोनों में से ज़्यादा बढ़िया कौन सी है, तो वो है 90%। क्या है, 90%। लेकिन ध्यान रखिए, जब हम फसल की बुआई करते हैं, फसल की क्या है, बुआई करते हैं, उसे बोते हैं फसल को, तो हमें जिस सल्फर का काम लेना चाहिए वो सल्फर होती है 80%। यानी जो बेंटोनाइट सल्फर जिसे हम कहते हैं, कौन सी सल्फर, बेंटोनाइट सल्फर, वो अच्छी रहती है। यानी 80% सल्फर जो दो छोटे छोटे दाल के रूप में, दाने के रूप में आती है, वो अच्छी रहती है ना। जैसे हम उत्तम के प्रोडक्ट या किसान के प्रोडक्ट और खरीदते हैं, इफ्को के प्रोडक्ट खरीदते हैं। 2,4-D है। 2,4-D क्या है भाई साहब, 2,4-D की फुल फॉर्म से आपसे पूछ जा सकती है, 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी क्या है, ये फुल फॉर्म है, याद रख लीजिए। 2,4-डाइक्लोरो, क्लोरो हिंदी में लिख देता हूँ, क्लोरो, उसके बाद एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्या है, ये क्या है, कवकनाशक है। क्या है, कवकनाशक। 2,4-D क्या है, कवकनाशक। ये जो कवक जो होते हैं उनको खत्म कर देती है। वैसे जो 2,4-D जो है क्या करती है, मेन इसका काम जो है, ये खरपतवार को खत्म करने का काम करती है। किसको, खरपतवार को खत्म करने का काम करती है। आगे है, उद्यान में बाग लगाने की विभिन्न विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी उद्यान में, अब देखिए इस पार्ट में जो कौशल जो होता है आपका, ब्लूप्रिंट में कौशल दे रखा है। आप जब ब्लूप्रिंट देखोगे कौशल दे रखा है, और कौशल में इस पार्ट में एक प्रश्न दे रखा है ना, और कौशल में दे रखा है, तो आपको कौशल दे रखा है। कौशल में कहता हूँ कि हाथ से काम करने वाले होते हैं, तो हाथ से काम करने वाले यानी चित्र बनाने वाला काम। और आपकी बुक में एक ही प्रश्न था जो चित्र बनाने वाला है, तो बताओ एग्जामिनर देगा तो देगा कहाँ से, यही प्रश्न देगा। सेम प्रश्न 18वां
प्रश्न, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 19, कौन सी प्रश्न संख्या 19, अमरूद में लाल गुद्दे वाली किस्म होती है। अमरूद में लाल गुद्दे वाली किस्म कौन सी होती है? ललित होती है। कौन सी होती है भाई साहब? ललित होती है। सरदार के बीज आते हैं, आपको पता है। अर्का मूल्य जो बहुत अच्छी किस्म होती है। पंथ प्रभात जो है वो भी अच्छी किस्म होती है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ललित। कौन सा होगा? ललित। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि केले की रोपण के बाद के क्रियाकलाप एवं पौध संरक्षण या पौधा संरक्षण पर विस्तृत वर्णन करो, ठीक है। इन पे क्या करना है? विस्तृत वर्णन करना है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, आंवले की खेती का विस्तृत वर्णन कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, जो लेसन वाइज जो है, जैसे 7वां 8वां 9वां 10वां, तो ये लेसन वाइज जो मैंने पेपर बनाए हैं, और 7वें कितने प्रश्न है, 8वें कितने प्रश्न है, 9वें के कितने, 10वें कितने, उस प्रकार से पेपर बनाया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपके इस बार जो सिलेबस में नहीं है उनको इसके अंदर नहीं लिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, आंवले की खेती का विस्तृत वर्णन कीजिए। आंवले की खेती का वर्णन करना है। अगर ये नहीं आएगा तो आम के प्रमुख काय के विकारों का वर्णन कीजिए। आम के प्रमुख काय के विकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न जो है पक्का आता है, क्योंकि हर 2 साल में रिपीट होता है। पिछले साल रिपीट होया था, लेकिन आने की संभावना कम है। लेकिन आपके जो ब्लूप्रिंट पूछा गया था, तो ये 2 ही प्रश्न सेट बैठ रहे हैं यहाँ पे, तीसरा प्रश्न सेट नहीं बैठ रहा है। तो हो सकता है इस बार आम का ना पूछ के आंवले का पूछ लिया जाए। लेकिन मैंने 2-2 दे दिया, दोनों दे दिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेनी चाहिए, है ना। रिस्क लेने से क्या फायदा? दोनों याद कर लोगे अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो वो आंवले वाला याद कर लेना। डिब्बा बंद करते समय कितना तापक्रम होना चाहिए? जो डिब्बा बंद करते हैं उस समय जो तापक्रम का माप होता है, वो तापक्रम का माप बताना आपको। देखना उसके अंदर जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। परिरक्षण क्या है? परिरक्षण, सिरके द्वारा अचार परिरक्षण की विधि को लिखिए, है ना। परिरक्षण करते हैं, अचार डालते हैं, तो उसके अंदर कुछ मिलावट करते हैं, कुछ मिलाते हैं, जिसके कारण उसका परिरक्षण संभव हो पाता है। तो सिरके द्वारा अचार का परिरक्षण कैसे होता है वो आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, शर्करा द्वारा परिरक्षित पदार्थ में शक्कर की मात्रा होनी चाहिए। जो शर्करा से एक जो पदार्थ को परिरक्षित करते हैं, तो उसमें शक्कर की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो बताना है। 30 से 40%, 50 से 60%, 50 से 60%, या 65 से 70, यानी 40 से 50%, 50 से 60 या 65 से 70 कितनी होनी चाहिए? 65 से 70। जैसे दे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं सोचा ये छोटे प्रश्न है, आपको मैं देता हूँ आंसर इसके साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, ठीक है। बीकानेरी नस्ल, क्योंकि आप इसमें आया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछा जाएगा इस बार से, तो बताओ मैं कौन सा दूसरा प्रश्न दूँ आपको। बीकानेरी नस्ल की ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई होती है, ऊंचाई कितनी होती है? 12 से 14 फीट, 10 से 12 फीट, 7 से 9 फीट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है आपको इसके अंदर बताना होगा। मैंने इसका जो है राइट आंसर जो है आपके सामने यहाँ पे लिख भी रखा है, क्या है? ये होगा, बे होगा इसका राइट आंसर। किसे? 10 से 12 फीट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27, कितना है प्रश्न है? प्रश्न संख्या 27, राजस्थान में मेरिनो कहलाने वाली चोकला नस्ल है। चोकला किसकी होती है? नस्ल भेड़ की होती है, और इसको मेरिनो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिनो भी किया जाता है। राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, किसको? भेड़ को कहा जाता है, ठीक है। जाफरा मुराबादी और बकरी की टोगना रेजनबर्ग ये हो गई, है ना, ऊंट वाली है, ठीक है। और इसका क्या होगा? से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्या कहता है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर, अविकानगर कहाँ? टोंक में, पर संकरण द्वारा विकसित 2 नस्लों के, यानी कितनी नस्ल? सिर्फ 2 नस्लों के आपको नाम जो है इसके अंदर लिखने होंगे। भैंस की मुर्रा व महसाना नस्लों का वर्णन कीजिए। भैंस की मुर्रा व महसाना नस्लों का वर्णन कीजिए, क्योंकि इसमें आपके जो ज्ञानोपयोग जो प्रश्न है, ज्ञानोपयोग जो प्रश्न है उसके अंदर पूछा गया था, है ना। तो ज्ञानोपयोग प्रश्न में पूछा गया था, तो परीक्षा में ये प्रश्न तो आएगा नहीं। परीक्षा में क्या, अरे मतलब वस्तु आपके जो बुक के पीछे ये प्रश्न दिया होता है, ये प्रश्न तो था नहीं, ठीक है। लेकिन ज्ञानोपयोग में था। ज्ञानोपयोग का मेन मीनिंग ये होता है कि आप पाठ को आपने पढ़ के समझा है, उसके आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। तो मैंने ये प्रश्न उचित समझा कि मैंने कहा ये प्रश्न आपके जो परीक्षा के लिए उचित है, इसलिए मैंने ये प्रश्न दिया। इसी के साथ अगला प्रश्न 30वां, ऊंट की प्रमुख नस्लों के नाम बताइए, कोई 2। ऊंट की प्रमुख नस्लों के नाम बताइए, कोई 2 नाम आपको बताने हैं। निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है। बकरी की नस्ल जो इनमें से कौन सी नहीं है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बकरी की नस्लों के नाम बताए थे, इनमें से कौन सी बकरी की नहीं है? टोगनवर्ग बकरी की है, बर्बरी बकरी की है, जमुनापारी बकरी की है, मालपुरा जो है, मालपुरा कहाँ? टोंक में, अविकानगर, मालपुरा टोंक, है ना। तो ये बे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32, और 32वां प्रश्न कहता है कि
पशु प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? पशु प्लेग रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर भी वायरस है। ठीक है, राइट आंसर भी वायरस है। एंथ्रेक्स रोग के प्रमुख लक्षण लिखिए। यानी जो एंथ्रेक्स रोग जो होता है इसके प्रमुख लक्षण क्या है, वो प्रमुख लक्षण आपको इसके अंदर बताने हैं। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? दुग्ध ज्वर जो है, दुग्ध ज्वर यानी दूध में ज्वर की कंडीशन पैदा हो जाती है, उसके कारण वो खराब होने लग जाता है। किसके कारण? आपको पता है ज्वर जब होगा तो हड्डियों में होगा, और हड्डियों में कैल्शियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण होता है। इसका राइट आंसर भी बे होगा। इसका राइट आंसर बे का मतलब हो गया कैल्शियम। तो क्या हो गया? कैल्शियम हो गया। ठीक है, गल घोंटू रोग के रोग कारक है रोकथाम के उपाय क्या वर्णन कीजिए। गल घोंटू रोग क्या होता है? रोग कारक रोकथाम के उपाय का वर्णन करना है, कर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, और 36वां प्रश्न कहता है ना, कि बीमारियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सर्रा, फड़किया, खाज व खुजली, टिक फीवर, है ना। इनका जो संक्षिप्त में वर्णन करना, दो लाइनें आप लिख देना इसकी। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पता है ना मुझे कितना टाइम लगा इनको बनाने में, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रश्न कहाँ आएगा, कौन सा प्रश्न कहाँ नहीं आएगा। पशुओं में प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। यानी पशुओं प्रोटोजोआ द्वारा जो फैलने वाला रोग है उस रोग का नाम लिखना है आपको। 38वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, क्योंकि आपके टोटल जो है पेपर में 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 56 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, 38 प्रश्न 56 नंबर के बाद, है ना, और प्रैक्टिकल और सत्रांक मिला के आपके कितने नंबर का हो जाएगा? 100 नंबर का ये पूरा हो जाएगा, 100% पेपर हो जाएगा। निम्न सिंचाई के सबसे कम दक्ष विधि है वो है अनियंत्रित अपलावन। अनियंत्रित अपलावन है। चौकोबार द्रोणी नहीं है, बौछारी नहीं है, बूंद बूंद सिंचाई की विधि नहीं है। तो अनियंत्रित अपलावन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ, इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहता हूँ। ये कृषि विज्ञान की आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको बहुत टाइम लगा था मेरे को बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी थी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था, क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट जब समझाया था आपको, आपने कहा था ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बना दीजिए, तो इसलिए मैंने ये किया था। यहाँ तक आप आए हैं तो मुझे लगता है कि आपको जो है ये सारा का सारा जो है वीडियो अच्छा लगा है। इस कारण आप इसको जो है लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर और कुछ आइटमों से चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, और उस कमेंट बॉक्स में आप जो है नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।